नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र नामदेव। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था अपने टॉपिक में फूड और न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए जल्दी से हम एक बार कल का जितना भी था उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन सिंपली अगर बोलें तो फूड इनटेक करने की जो प्रोसेस होती है उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से आप पूरी जितनी भी लाइफ प्रोसेस है उसको परफॉर्म कर पाएंगे। अगर बात करें न्यूट्रिएंट जो कंपोनेंट ऑफ फूड है उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। अगर न्यूट्रिएंट्स या फूड हैबिट के आधार पे देखा जाए तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक और एक होते हैं हेटरोट्रॉपिक। जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं उनमें से भी दो टाइप होते हैं, एक जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं तो उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, और दूसरे होते हैं जो केमिकल कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके वहां से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, उनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा टाइप था जो आपका वो हेटरोट्रॉपिक था जिसको हम परपोषी बोलते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला था आपका पैरासिटिक। पैरासिटिक में दो टाइप थे, एंडोपैरासिटिक जो बॉडी के अंदर जाके अंदर रह के खाना खाते हैं और ये मोस्टली डिसीज कॉज भी करते हैं, इनको पैथोजन भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल सिंपली हमने कल बताया था आपको प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। दूसरा इसमें होता है आपका एक्टोपैरासाइट्स जो मतलब बॉडी के ऊपर रह के खाना लेते हैं, खून वगैरह चूसते हैं। इसके एग्जांपल जैसे हमने जुआ बताया था आपको, ह्यूमन में जो हो जाता है, या टिक्स फ्ली वगैरह जो कुत्तों वगैरह में हो जाती है। हेटरोट्रॉपिक में अगर दूसरी बात करें तो हेटरोट्रॉपिक में दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था सैप्रोफिटिक, जिसको मृतोपजीवी कहते हैं, जो सड़ी गली चीजों पे उग जाते हैं, जैसे इसका एग्जांपल था फंगस। तीसरा टाइप जो इसमें था होलोजोइक था। होलोजोइक में क्या होता है, आपका जितना भी फूड मटेरियल होता है वो ऑर्गेनिज्म गुटक के खाता है या निगल के खाता है, जिसको हम होलोजोइक बोलते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स वगैरह। तो ये हम आपको बता चुके थे कि ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं। अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका अमाउंट मतलब रिक्वायरमेंट जो होता है वो कम अमाउंट में होता है। इसके एग्जांपल है मिनरल, सॉल्ट, विटामिन, वाटर। ठीक है। और अगर बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो इनका जो रिक्वायरमेंट रहता है वो ज़्यादा अमाउंट में रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो इन सब के बारे में हमने एक एक करके देख लिया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको अपन सिंपली शुगर्स बोलते हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होता है जैसे ग्लूकोज। और इसमें भी आपने मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स पढ़े थे। इनके एग्जांपल देखें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, ये सब थे। इसके बाद हमने बात की थी आपसे फैट की, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, और बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, ये सब हमने कल आपको बता ही दिया था। इसके बाद एक प्रोसेस होती है हाइड्रोजनेशन, कि जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं उनमें निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और वो सैचुरेटेड बनते हैं। तो ये फैट के बारे में हमने आपको कल बताया था। इसके बाद अगर कल ही हमने आपको बताया था प्रोटीन के बारे में, कि जो प्रोटीन होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, इसका मतलब उनके अंदर जो अमीनो एसिड है वो एक एक करके बाइंड रहते हैं। अगर दो अमीनो एसिड हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, इसको मोनोपेप्टाइड बोलेंगे। अगर तीन हैं तो दो बॉन्ड बनेंगे तो डाइपेप्टाइड, ऐसे ट्राईपेप्टाइड, वैसे ही करते करते पॉलीपेप्टाइड होते हैं। इनकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, आपकी अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड टोटल 20 होते हैं, 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल। जो 10 एसेंशियल हैं वो एसेंशियल इसलिए हैं क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट, उनका क्या है, सिंथेसाइज अपने बॉडी में नहीं हो पाता है, तो उनका डाइट में होना बहुत जरूरी है। और जो नॉन एसेंशियल है वो ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो अपनी बॉडी बना लेती है, तो अगर डाइट में ना भी हो तो वो चल जाएंगे। इनके कुछ एग्जाम्पल बताए थे। फिर इसके बाद हमने आपको कल बताया था प्रोटीन के स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी। तो जो प्राइमरी था उसमें एक एक अमीनो एसिड जो है थे। और इसके बाद अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी में दो टाइप के थे, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। तो ऐसे ही हमने आपको ये प्रोटीन भी कल ही खत्म कराया था। फिर इसके बाद हमने कल विटामिन की बात की थी, जिसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी एंड विटामिन सी था। और फैट सॉल्युबल को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, इसको याद कर सकते हैं हम कि कीड़ा फैट सॉल्युबल है और वाटर सॉल्युबल है विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये खुद कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, लेकिन जो भी अपन खाना खाते हैं उसको एनहांस करने के लिए इनको विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है।
फिर बहुत सारे विटामिन के बारे में बताया था आपने, विटामिन A, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, इन सब के हमने आपको केमिकल नेम बताए थे और कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में फैक्ट्स बताए थे जो कि मैंने कल यहाँ तक आपको करा दिया था। तो आज हम आपको लेके चलते हैं आगे उसी टॉपिक में। एक टॉपिक रह गया था हेल्थ। हेल्थ जनरली हम बात करेंगे हेल्थ में ह्यूमन हेल्थ। हेल्थ के लिए एक संगठन बना था WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसने एक डेफिनेशन दी थी कि हेल्थ हम उसको बोल सकते हैं जो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबीइंग हो। फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। फिजिकली मतलब उसको कोई भी प्रकार से फिजिकली चैलेंज ना हो, या पता चला कि उसका एक हाथ काम नहीं करता, एक पाँव काम नहीं करता, या फिर एक आंख में कोई प्रॉब्लम है, सुनने में कोई प्रॉब्लम है। ऊपर से आप देख सकते हैं कि वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन हो सकता है उसको सुनने में अगर कोई प्रॉब्लम है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकली चैलेंज बोलेंगे, उसको हम हेल्दी नहीं बोल सकते हैं। फिर मेंटली पता चला कि वो सोच नहीं पा रहा है, कुछ भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज होता रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम हेल्दी नहीं बोल सकते हैं। सोशली वेलबीइंग होना चाहिए कि उसको समाज में रहने के ये सब पता होना चाहिए कि भाई किससे क्या बोल रहा है, पता चला किसी को भी गाली दे रहा है या कुछ कर रहा है, तो हम ऐसे आदमी को या ऐसे व्यक्ति को हम क्या है, स्वस्थ नहीं बोल सकते कि वो स्वस्थ है। तो केवल डिसीज फ्री होना ही हेल्थ नहीं होता या हेल्दी नहीं होता है। डिसीज फ्री एक कंडीशन होती है कि आप हेल्दी हैं, लेकिन डिसीज फ्री कंडीशन में आप हेल्दी हो ये बात नहीं कह सकते हैं। तो हेल्थ क्या है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबीइंग, और यही WHO ने क्या है डेफिनेशन दी थी। अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। उसमें से अगर पहली बात करें तो वो क्या है आपका मेंटल हेल्थ, कि आपकी मेंटल कंडीशन क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, आप कैसी संगति में हैं, तो आपके इमोशंस पे या आपके ऊपर क्या प्रभाव उसका पड़ रहा है। दूसरा इसको अफेक्ट करता है एक्सरसाइज, या इसको हम बोल सकते हैं फिजिकल वर्कआउट, कि आप कितना फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं उससे भी आपकी हेल्थ डिसाइड होगी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे हाइजीन की, साफ सफाई की। साफ सफाई में भी दोनों चीज आती हैं, एक आपका पर्सनल और एक आपका पब्लिक। पर्सनल का मतलब है आप खुद नहा रहे हैं, नहीं नहा रहे हैं, आपके बाल कटे हुए हैं, नाखून जितनी साइज में होने चाहिए उतने हैं या नहीं है, पता चला बड़े बड़े राक्षसों जैसे नाखून रखे हुए हैं, बड़े बड़े बाल करके रखे हैं। आज जैसे सब लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर जो बने हुए हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े बाल और ये शेविंग ये सब, तो ये आप नहीं मान सकते क्योंकि पर्सनली क्या है आपको अनहाइजीनिक बनाता है। पब्लिक में भी अगर आप देखेंगे तो पब्लिक हाइजीन भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप पब्लिक हाइजीन नहीं रखेंगे, किस कंडीशन में रह रहे हैं, आसपास पानी भरा हुआ है, मच्छर हो रहे हैं और भी कोई मक्खियाँ वगैरह हैं, तो ये सब वो अफेक्ट करेगा आपकी हेल्थ को। चौथा डाइट। डाइट अगर आप क्या खा रहे हैं, फैटी चीज़ें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो इससे भी आपकी हेल्थ अफेक्टेड होगी। और पांचवा जो है वो फैक्टर है जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, वो है आपका हेरिडिटी। कई बार ये सब करने के बाद भी कोई ऐसी डिजीज होती है जो बहुत मतलब पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से ऐसे ट्रांसफर होती है, तो उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हेल्थ के साथ ही एक चीज और जुड़ी हुई होती है, उसको बोलते हैं डिसीज। डिसीज का मतलब होता है डिस मतलब कमी और ईज मतलब कंफर्ट। तो डिसीज एक ऐसी कंडीशन होती है जब आप अपनी कंफर्टनेस को खो देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसीज। ये किसी भी फैक्टर, कई बाहर से पॉजिटिव एजेंट आके आपको डिसीज कॉज कर सकता है, या आपकी इंटरनल फंक्शनिंग की वजह से भी डिसीज हो सकती है। उसी की वजह से ये क्या है, दो टाइप की होती हैं, एक कहलाती हैं कम्युनिकेबल और एक होती हैं नॉन कम्युनिकेबल।
कम्युनिकेबल जो होती है उनको हिंदी में बोलते हैं हम संक्रामक, और ये होती हैं गैर संक्रामक। संक्रामक मतलब ये क्या होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई भी वेक्टर के थ्रू क्या होता है, ये फैलता है। चाहे वो वेक्टर आपका मॉस्किटो भी हो सकता है, वो वेक्टर आपका हाउस फ्लाई भी हो सकता है, वो वेक्टर एयर भी हो सकती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज ऐसी होती हैं जो फैलती नहीं है एक पर्सन से दूसरे। अगर आप हेल्दी और अनहेल्दी दोनों पर्सन एक ही जगह पे हैं तो वो इन्फेक्टेड से हेल्दी के पास नहीं जाएगी। जैसे अगर हम बात करें कम्युनिकेबल की तो वो है टीबी, मलेरिया, और अगर सबसे कॉमन बात करें तो कॉमन कोल्ड। ये एक ऐसी डिसीजेज हैं जो कम्युनिकेबल हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। और अगर नॉन कम्युनिकेबल की बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं आपकी कैंसर, डायबिटीज। तो ये ऐसी डिसीजेज हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगी, चाहे वो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो और चाहे दूसरा साथ वाला व्यक्ति हेल्दी हो। तो अब जो भी डिसीजेज होंगी अगर वो कम्युनिकेबल हैं तो उनको ले जाने वाले कुछ तो ऐसे फैक्टर होंगे जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उसको लेके जाएंगे। तो ऐसे एजेंट्स जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिसीज लेके जाते हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। जैसे कि एग्जांपल में अगर बात करें तो मॉस्किटोज, फ्लाइज एक्सेट्रा, ये बहुत सारे कुछ भी हो सकते हैं। और जो ये लेके जाते हैं वो एक ऐसी स्टेज होती है जिस जो डिसीज कॉज करने की कैपेसिटी रखती है। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके जाते हैं ये लोग जो डिसीज कॉज करने की कैपेसिटी रखते हैं, या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे माइक्रोब्स जो डिसीज कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजन। तो जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं वो पैथोजेनिक होती हैं क्योंकि इनके पॉजिटिव एजेंट होते हैं जिनको हम पैथोजन बोलते हैं। और ये पैथोजन क्या हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, हेलमिंथ, प्रोटोजोआ। तो जितने भी ये नाम लिखे हैं हमने आपका, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, हेलमिंथ हो या प्रोटोजोआ हो, ये सब ऐसे माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पैथोजन। और इन पैथोजन को एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंचाने का जो काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। और वो वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, आपके मॉस्किटो, फ्लाइज। ठीक है, तो अब हम एक एक करके क्या करेंगे, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, हेलमिंथ और प्रोटोजोआ डिसीजेस के बारे में देखेंगे कौन कौन से डिसीजेज आपके सिलेबस में शामिल हैं और वो कौन से पैथोजन है जो उस डिसीज को कॉज करते हैं, उनका ट्रांसमिशन कौन करता है और उनके सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफाइड फीवर की। टाइफाइड फीवर है, इसको जो पैथोजन है जिसकी वजह से ये होता है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। इसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, ये इसका पैथोजन है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन इसका जो कंटेमिनेटेड फूड है या वाटर, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका फीकल मटेरियल आसपास है तो उस पे जो मक्खियां बैठेंगी वो वहां से इसके स्पोर्स लेके आएंगी और उस बैक्टीरिया के स्पोर्स कहाँ पे मिला देंगी, हेल्दी पर्सन के खाने में, और वहां पे क्या हो जाएगा, वो फूड जो रहेगा, फूड एंड वाटर, वो कैसा हो जाएगा, कंटेमिनेटेड। अगर इस कंटेमिनेटेड वाटर को कोई हेल्दी पर्सन अगर इनटेक करता है उसका, तो उसको क्या हो जाएगा, डिसीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। फिर अगर हम इसकी बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में इसके सिंपली सस्टेन्ड हाई फीवर। सस्टेन्ड मतलब ऐसा होगा जो उतरेगा नहीं बार बार, मतलब एक बार अगर फीवर है तो बहुत ज्यादा हाई फीवर रहेगा, तो सस्टेन्ड हाई फीवर। दूसरे इसके अगर बात करेंगे तो इसमें स्टोमक पेन होता है, पेट में दर्द रहता है, तो स्टोमक पेन। इसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब जो भी पर्सन रहेगा इससे इन्फेक्टेड रहेगा जो भी तो उसको क्या होगा, भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो फाइनली क्या हो जाएगा, वीकनेस। और जब खाना नहीं खाएगा तो एक प्रॉब्लम और हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं।
कि टाइफाइड फीवर का पैथोजन है सैल्मोनेला टाइफी, और इसका ट्रांसमिशन होता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, और इसको फैलाने का काम करती हैं घरेलू मक्खियाँ जो भी आपकी हाउस फ्लाइज हैं, मस्का डोमेस्टिका। इसके सिम्टम्स हैं सस्टेन्ड हाई फीवर, कि बुखार है वो बहुत तेज रहेगा, और स्टमक पेन, पेट में दर्द रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो वीकनेस होगी, और वीकनेस होगी तो कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसको कंफर्म करने के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिसका नाम है विडाल टेस्ट। कई बार इसको कॉम्पिटिशन में पूछ लेते हैं कि ऐसा कंफर्मेटरी टेस्ट का नाम बताइए जो कि टाइफाइड फीवर के लिए है, और उसका नाम है विडाल टेस्ट। और ये कैसी भी डिसीज है, बैक्टीरियल। ये किससे होती है, बैक्टीरिया से। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये बैक्टीरियल डिसीज है, टाइफाइड फीवर है, सैल्मोनेला टाइफी हमसे होता है, ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, तेज बुखार रहता है, पेट में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती है, वीकनेस होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और चलिए हम दूसरी डिसीज देखते हैं। तो दूसरी बैक्टीरियल डिसीज के बारे में हम बात करते हैं, निमोनिया। निमोनिया से थोड़ा सा आप स्पेलिंग देख लेना, पी से शुरू होती है, और ये कैसे है, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। तो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज दूसरी निमोनिया। इसका जो पैथोजन है जिसकी वजह से ये डिसीज होती है, इसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, और ये साइंटिफिक नेम है इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। और इसका दूसरा जो पॉजिटिव एजेंट है, एक तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe है, और जो दूसरा है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। तो इसके दो पॉजिटिव एजेंट है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। इसका ट्रांसमिशन कैसे है, अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है, ये क्या है, तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अगर छींकेगा तो उससे क्या होगा, ड्रॉपलेट्स रिलीज होंगी। तो जो ड्रॉपलेट्स हैं इन्फेक्टेड पर्सन की, वो अगर कोई हेल्दी पर्सन एक्वायर करता है तो उससे हो जाएगा। या फिर क्या होता है कि किसी को जैसे छींक वगैरह आती है तो वो मुंह के आगे क्या करता है, हाथ लगाता है, तो इस हाथ पे क्या होता है, वो जो भी बैक्टीरिया है वो आ जाते हैं, और फिर वो पता चला धीरे धीरे पता चला, गेट खोला तो डोर का जो नॉब टच किया, या कोई और भी सामान टच किया, और वही अगर कोई हेल्दी पर्सन जाएगा वो भी टच करेगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा, उसके हाथ पे ये बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है, ड्रॉपलेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से। ठीक है, फिर इसके बाद इसका सिम्टम्स, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स में क्या होते हैं, एल्वेलाई। तो एल्वेलाई जो होते हैं वो उसके अंदर एक लिक्विड भर जाता है, और जब एल्वेलाई के अंदर लिक्विड भर जाएगा तो वहां से क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन ब्लड को दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से ली जाती है। तो वो प्रोसेस क्या हो जाती है, रुकने लगती है। तो इससे क्या हो जाएगा कि एल्वेलाई गेट फिल्ड विद लिक्विड कॉजिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो उससे क्या हो जाएगा कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, वो स्टार्ट होगी। तो ये तो एक जनरल प्रोसेस हो गई। इसके अलावा अगर ये बीमारी है तो इसमें क्या होगा, फीवर भी होगा, और ठंड भी लगेगी, चिल, और हेडेक एंड कफ। तो ये इसकी कुछ वो है, फीवर, बुखार आएगा, चिल, ठंड भी लगेगी, हेडेक, सरदर्द भी करेगा, और खांसी भी आएगी। और जब ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी तो जो नेल्स हैं या लिप्स हैं, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें, तो उनमें जब ब्रीदिंग प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ये जो नेल्स वगैरह रेड दिखते हैं या लिप्स वगैरह जो रेड या पिंक दिखते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने दो बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में पढ़ा है, जिसका एक का नाम था टाइफाइड फीवर और दूसरा निमोनिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड की। ये क्या है, एक वायरल डिसीज है। वायरल डिसीज है मतलब ये किससे होगी, वायरस से होगी। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो एक वायरस होगा जिसका नाम क्या है, राइनो वायरस। राइनो वायरस, जिससे क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, सेम जैसे कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो छींकेगा तो उससे जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होगी, वो अगर कोई हेल्दी पर्सन ले लेता है या इनहेल करता है उसको, तो उसको भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा। ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, और जब भी मौसम चेंज होता है तो ये सब लोगों में देखा भी जाता है।
अगर इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। अगर सिम्टम की बात करें तो नेजल कंजेशन मतलब कई बार क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम जाती है, नाक रुकने लगती है, सांस अंदर नहीं जाती है, या फिर क्या होता है म्यूकस जो रहता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो कई बार रिलीज भी होता है, तो नाक बहने भी लगती है। सोर थ्रोट, गला कैसा हो जाता है, थोड़ा सा छिला सा लगने लगता है और ज्यादा बोल भी नहीं पाते। होर्सनेस मतलब जो आवाज है उसमें भारीपन आ जाता है, और फीवर बुखार भी आता है, हेडेक सर दर्द होता है, एंड कफ खांसी भी आती है। ठीक है, तो वायरल डिसीज कॉमन कोल्ड किससे होता है, राइनो वायरस से। इनहेलेशन, अगर ड्रॉपलेट किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने रिलीज की है और उसको आप अगर इनहेल करेंगे तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। या कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट, उस ड्रॉपलेट से अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटेमिनेट हुई है और आप उसको भी रिपीट करेंगे इन्फेक्टेड पर्सन की यूज करने की, तो आपको भी ये हो सकता है। सिम्टम्स नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, फीवर, हेडेक एंड कफ। तो अभी एक वायरल डिसीज के बारे में पढ़ा है जिसको बोलते हैं कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, मौसमी बीमारी भी होती है, कई लोग इसको मौसमी भी बोलते हैं। अब चलिए अब पढ़ते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआन डिसीज। इसका पैथोजन जो है वो प्लाज्मोडियम है। एक्चुअली क्या है, मलेरिया को कॉज करने के लिए 4 प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल है। एक इसका नाम है वाइवेक्स, फैल्सिपेरम, ओवेल एंड मलेरिया। तो ये जो 4 प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये 4 की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। इसका ट्रांसमिशन कौन करता है, एक वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो इसका ट्रांसमिशन करता है हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। और इसके सिम्टम्स हैं वो है रीअकरिंग हाई फीवर। रीअकरिंग मतलब हर 48 से 72 घंटे बाद, हर 48 से 72 घंटे बाद क्या होगा, बुखार आएगा। तो रिअकरिंग हाई फीवर एंड चिल। चिल मतलब ठंडी। ठंडी नॉर्मल नहीं, आपको गर्मियों में भी अगर मलेरिया होता है तो भी आपको ठंडी लगेगी। जो ठंडी होगी वो इंटरनल कॉज की वजह से होगी। और ठंडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है हीमोजॉइन। हीमोजॉइन एक केमिकल है जो कि जब भी आरबीसी जो अपने अंदर रहती है वो ब्रेक होती है तो हीमोग्लोबिन जो है वो रिलीज होगा और हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाएगा हीमोजॉइन में। और यही हीमोजॉइन है जो कि चिल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मलेरिया में जो ठंड लगती है वो किसकी वजह से है, हीमोजॉइन। कई बार इसको डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। मलेरिया में रिअकरिंग हाई फीवर होता है, तो कई बार पूछ लेते कि कितने टाइम बाद फीवर होता है, तो इसमें 2 से 3 दिन या कई बार 48 टू 72 आवर्स, ये भी 48 टू 72 आवर्स ऐसे भी पूछ लिया जाता है। इसका पॉजिटिव एजेंट भी पूछ लिया जाता है और किस टाइप की डिसीज है, प्रोटोजोआन डिसीज है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहें। और ये जो हमारे जितने भी लेक्चर हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं, ये सब आपको हेल्पफुल रहेंगे। या तो आप CUET एग्ज़ाम देंगे यूजी के लिए, CUET आप लोगों को पता होगा। यूजी के लिए जो होगा, अगर इसमें आप जूलॉजी को ऑप्ट करते हैं या जूलॉजी के लिए देते हैं, मतलब या तो आप BSc या BSc B.Ed, इसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और जूलॉजी सब्जेक्ट रखना हो तो आप ये वीडियो को पूरा देखें और इससे आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई BSc नर्सिंग करना चाहता है तो ये सिलेबस भी लगभग सेम है और ये आपको कहीं ना कहीं इसमें हेल्प मिलेगी। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो डिसीजेस का नाम है डिसेंट्री। इसको एमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं या एमीबियासिस बोलते हैं। इसका जो पैथोजन है वो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इसका पैथोजन है जो कि क्या है, एक प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ, आपको याद रखना है। इसका ट्रांसफर कैसा होता है, फीको ओरल ट्रांसमिशन। फीको ओरल मतलब फीकल मटेरियल जो रहेगा इन्फेक्टेड पर्सन का, उसको दूसरे हेल्दी तक कैसे पहुंचेगा, ओरल मतलब या तो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के माध्यम से। तो इसका ट्रांसमिशन कैसा होता है, फीको ओरल ट्रांसमिशन। इसके सिम्टम्स कैसे हैं, कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी को ये डिजीज होती है तो वो क्या होगा, सबसे पहले खाना छोड़ देता है। खाना छोड़ता है तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहेगा। क्रैम्प्स, क्रैम्प्स मतलब ऐंठन टाइप में, पेट में ऐंठन होगी। स्टूल विद म्यूकस, और अगर उसको
जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली पेचिस बोलते हैं। तो अगर उसको फीकल मटेरियल जो रहेगा उसमें क्या आएगा, म्यूकस एक्सिस में रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो भी म्यूकस रहेगा इसमें ही इसके प्रोटोजोन जो स्पोर्स होंगे वो रहेंगे और वो नॉर्मल हेल्थी पर्सन तक पहुंचेंगे। तो चलो हम नेक्स्ट बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस किससे होता है, हेलमिंथ, और वो हेलमिंथ का नाम क्या है, एस्कैरिस। ठीक है, तो एस्कैरिस क्या है, एक हेलमिंथ है जिससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है एस्कैरियोसिस। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका भी फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है। इसका मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके फीकल मटेरियल में जो स्पोर्स होंगे वो किसी हेल्दी फूड रहेगा उसको कंटेमिनेट करेगा, और जो भी पर्सन उसको इनटेक करेगा उसको ये ट्रांसमिशन हो जाएगा, उसमें भी बीमारी हो सकती है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में सबसे पहले इसमें फीवर, बुखार आएगा, एनीमिया, लॉस ऑफ ब्लड, खून की कमी हो जाएगी, मस्कुलर पेन, जितनी भी मसल्स हैं हाथ पैर हैं उसमें क्या होगा, दर्द रहेगा, एंड इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी के अंदर अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स होंगी वो क्या होगी, धीरे धीरे रप्चर होना शुरू करेंगी और वहां पे इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, जिससे पेन और ज्यादा होगा और ब्लड लॉस भी होगा, जिससे एनीमिया हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, फाइलेरिया। इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस। क्यों, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, हाथी पांव। मतलब इसमें जो पैर होता है वो कैसा हो जाता है, हाथी के पैर जैसा, एकदम सूजन आ जाती है उसमें। ठीक है, इसका पैथोजन है वो क्या है, ब्यूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई या ब्यूचेरेरिया मालाई। ठीक है, तो इसका पैथोजन क्या हो गया, ब्यूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई या ब्यूचेरेरिया मालाई। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन भी कैसा होता है, फीको ओरल ट्रांसमिशन, मतलब सिमिलर है जैसा कि अभी हमने पहले आपको बताया। सिम्टम्स की बात करेंगे, सिम्टम्स में इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन लिम्फेटिक वेसल्स, जो लिम्फेटिक वेसल्स है खासकर लोअर लिम्स की, वहां पे क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा, मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होगा, और जो वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, और जो ब्लीडिंग है वो बाहर होने लगेगी। ब्लीडिंग के साथ क्या हो जाएगा, उसमें एक क्या बोल सकते हैं अपन, एडिमा होगा, मतलब सूजन आएगी, और धीरे धीरे ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, मतलब वहां पे जो इंटरनल इंजरीज हैं वो क्या हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी और ज्यादा हो जाएंगी। तो नेक्स्ट डिसीज है रिंगवर्म। रिंगवर्म क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन है, इसका मतलब किससे होता है, फंगस, और जिस फंगस से होता है उसका नाम है ट्राइकोफाइटोन, एपिमोडर्मोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। तो फंगस जिससे रिंगवर्म होता है वो क्या नाम है, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन या माइक्रोस्पोरम। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, या तो सॉइल के कांटेक्ट में, क्योंकि ये फंगस मोस्टली सॉइल में ग्रो करता है, या फिर कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में अपन आ जाते हैं तो वहां से भी अपन को ये इन्फेक्शन मिल सकता है। इसके सिम्टम्स आपने देखा, ये इसका नाम क्या है, रिंग वर्म। इसका मतलब कैसे होंगे, गोल होंगे, है ना। तो ये ड्राई स्केली लीजन्स टाइप में बन जाते हैं बॉडी पे, ऐसे ड्राई, ये गोल गोल करके छोटे छोटे ऐसा बन जाता है। कहाँ हो सकता है, या तो स्काल्प, हेयर के मतलब सिर में, या नेल्स के किनारे किनारे पे, या फिर स्किन पे, मोस्टली स्किन पे ही होता है। इसमें क्या होता है, इंटेंस इचिंग, ये अगर जहां भी हो जाता है तो इससे क्या होता है, एक इचिंग, एक मतलब जलन टाइप की होती है, और बार बार खुजली करने का भी मन करता है। ठीक है, इसमें अगर मॉइस्चर हो ज्यादा, खासकर ये कब प्रॉब्लम होती है, जब पसीना ज्यादा आता है, तो पसीने की वजह से क्या होता है, मॉइस्चर होता है, और ये मोस्टली कहाँ पे होता है, ग्रॉइंस में। ग्रॉइंस मतलब जहाँ पे बॉडी फोल्ड्स हो, जैसे यहाँ पे ये बॉडी फोल्ड्स होती है, यहाँ पे अंडर आर्म्स में जहाँ पे ये बॉडी फोल्ड होती है, तो मॉइस्चर इसमें हेल्प करता है, और ग्रॉइंस की पोजीशन पे ज्यादातर ये होते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी बीमारियां देखी हैं, चाहे वो टाइफाइड फीवर हो, निमोनिया हो, कॉमन कोल्ड हो, मलेरिया हो, या चाहे ये आपका रिंगवर्म हो, फाइलेरियासिस हो, अमीबियासिस हो, कोई भी बीमारी हो, या एस्कैरियासिस हो, जितनी भी अभी तक हमने ये बीमारियां पढ़ी हैं ये आपके सिलेबस के हिसाब से ही है, और इन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी के भी कॉजेटिव एजेंट पूछे जा सकते हैं, या किसी का भी एक पर्टिकुलर आप बोले तो सिम्टम भी पूछा जा सकता है।
तो अगर हम बात करें इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में सबसे पहले क्या है, जैसे इसी की बात कर लें तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, या आप सॉइल के कांटेक्ट में बार बार आ रहे हैं तो ये आपको हो सकता है। तो पर्सनल हाइजीन जैसे कि आपको नहाना पड़ेगा, बालों को छोटा रखना पड़ेगा, ये एकदम बड़े बड़े बाल करके आप जो ना ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं, है ना। पब्लिक हाइजीन भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारे वेक्टर्स आपके आसपास ग्रो करेंगे, मच्छर ज़्यादा होंगे, मक्खियाँ ज़्यादा होंगी, तो ये बीमारियाँ एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा फैलेंगी। तो इसके लिए आपको पर्सनल और पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी अगर हम बात करें आइसोलेशन, अगर किसी को हो जाता है ये, तो उसको थोड़ा सा आइसोलेशन में रखें, उसको मतलब ज़्यादा वेक्टर्स के कांटेक्ट में नहीं आने दें, कि पता चला कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो घर के सभी सामान यूज़ कर रहा है, और जो हेल्दी पर्सन है जितने भी, वो भी सब यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, बीमारी ज़्यादा फैलेगी। अपन को क्या करना है, बीमारियों पे रोकथाम लगाना है, तो आपको उसको थोड़ा सा आइसोलेशन में या क्वारंटीन में रखना पड़ेगा। दूसरा, टू एलिमिनेट वेक्टर्स एंड आल्सो देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, जितने भी ब्रीडिंग प्लेसेस जहाँ पे वेक्टर ग्रो करते हैं, जैसे सिंपली हम बोल सकते हैं कि अगर बाहर आपके आसपास पानी का ज़्यादा भरा होगा तो वहाँ पे वेक्टर्स ज़्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है, इसका प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेक्टर, अगर वेक्टर हो जाते हैं तो उनके लिए दवाई का छिड़काव करें, या फिर जैसे सिंपली बायोलॉजिकल कंट्रोल, अगर आपके आसपास कहीं तालाब है उसमें मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पे आप मेढक को रख सकते हैं। मेढक क्या करेगा, लार्वा फीड करेगा, तो मच्छर के लार्वा नहीं बन पाएंगे। दूसरा, एक फिश होती है गंगूसिया, उसको अगर आप तालाब में छोड़ेंगे तो वो मच्छरों की लार्वा जितनी भी रहेंगी उस पर फीड करेगी और मच्छरों को पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगी। फिर अगर किसी को बीमारी ना हो, इसके लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये भी बात कही जाती है। तो प्रिवेंशन कैसे होगा, वैक्सीनेशन से, कि आप वैक्सीनेट रहें, तो कोई भी बीमारी आपको होने के पहले अगर आपके अंदर एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट हैं तो आप बीमार कम पड़ेंगे। दूसरा, अगर बीमारी हो जाती है तो प्रॉपर मेडिसिन ले, जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह, एंटीवायरल, तो ये आप डिसीज की कंडीशन में ले सकते हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको बीमार नहीं पड़ना है। तो अभी तक जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, अभी इसके बाद हम इसमें दो मेजर डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक कम्युनिकेबल एक नॉन कम्युनिकेबल, एड्स एंड कैंसर। तो इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, लेकिन अभी तक जितना हो गया आप रिवाइज करते रहिए, और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये हम आपको कल एक बार फिर से बताएंगे। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच तक पहुँचाएं। धन्यवाद।